तो ऑपरेशंस लिस्ट पर हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक ऑपरेशन और होता है हमारा अपेंड। क्या मतलब है अपेंड का, देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं पहले से। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में हम आगे के प्रोग्राम में जब जाएं तो कुछ और वैल्यू ऐड करें। तो अगर हम किसी भी लिस्ट में कुछ वैल्यूज लिस्ट को क्रिएट होने के बाद ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए लिस्ट के अंदर अपेंड नाम का मेथड होता है। अब ध्यान से समझना यह है कि अपेंड फंक्शन नहीं होता है, अपेंड नाम का एक मेथड होता है। और जो अपेंड मेथड है या किसी भी मेथड को कॉल करने का सिंटैक्स होता है कि मेथड के पहले डॉट लगाते हैं और डॉट के पहले हमें वो लिस्ट लिखनी है जिस पर हमें अपेंड मेथड कॉल करना है। तो लिखेंगे li डॉट अपेंड। अब ये मेथड ये कह रहा है कि आप जिस लिस्ट पर इसे कॉल करेंगे उस लिस्ट में क्या वैल्यू अपेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। मान लो जो मैंने इसमें अपेंड कर दिया फॉर एग्जांपल 15। तो अब ये जो वैल्यू है ये इस लिस्ट में लास्ट में ऐड हो जाएगी। अपेंड का काम होता है आपकी बताई गई वैल्यू को लिस्ट के लास्ट में ऐड करना। अब ऐसा करके अपेंड मेथड से एक नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती है, इसी लिस्ट में ही आपका चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहली बार आप लिस्ट का जो बिहेवियर है कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, मॉडिफाइबल है, उसको यहाँ पर आप अपना देख रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट डॉट अपेंड और वो वैल्यू जो आप लिस्ट में अपेंड करना चाहते हैं। अब जो लिस्ट अपडेट हो गई है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट को फिर से प्रिंट करें। तो इस लाइन पर हमने लिस्ट को क्रिएट करा, इस लाइन पर हमने लिस्ट को अपेंड करा एक वैल्यू के साथ, और जो लिस्ट में वैल्यू अपेंड हुई वो हमेशा लास्ट में जाके ऐड होगी, और वो हम फिर देखना चाहते हैं तो इस लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई नई लिस्ट क्रिएट हमारी नहीं होती। अपेंड ऐड ए वैल्यू इन द लास्ट ऑफ। जिस नाम की लिस्ट है वो यहाँ लिखेंगे डॉट अपेंड, और यहाँ पर अपनी वैल्यू जो आप अपेंड करना चाहते हैं। अब अगर आप एक साथ कई वैल्यू लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए अपेंड नहीं, एक्सटेंड नाम का मेथड होगा। एक्सटेंड मेथड क्या करता है
आपको फैसिलिटी देता है एक साथ एक से ज्यादा वैल्यू को लास्ट में उसी ऑर्डर में ऐड करने की। दैट मीन्स मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और यहाँ मैंने जितनी वैल्यू लिस्ट के लास्ट में अपेंड करनी है उनको लिस्ट की फॉर्म में ही पास करना हो। और यहाँ पर मैं लिख दिया, मान लो मुझे अपेंड करना है इसमें 11, 22, 33, तो ये तीनों के तीनों वैल्यू लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड हो जाए, इसी क्रम में जिस क्रम में आपने यहाँ पर। अगर एक्सटेंड ना होता, अपेंड ही होता, तो या तो आप 3 बार अपेंड कॉल करते या फिर कोई लूप वूप के बारे में सोचते। इस काम ने इसको आसान कर दिया, आप इस काम को ऐसे कर सकते। ठीक है। तो ये मेथड भी एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही चेंज कर देता है, नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता। अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं लिस्ट के मिडिल में कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो अब लिस्ट के मिडिल में अगर कोई वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए लिस्ट के अंदर इंसर्ट नाम का मेथड, इंसर्ट मेथड में आपको दो चीज बतानी पड़ेंगी। अपेंड में और एक्सटेंड में एक ही चीज बतानी होती है कि क्या वैल्यू आपको ऐड करनी है, कहाँ करनी है वो आपको नहीं बताना होता है। कहाँ का आंसर पहले से पता है, लास्ट में का। इंसर्ट में आपको दो चीजें बतानी पड़ती हैं। पहला, जगह, मतलब पोजीशन, किस पोजीशन पर आपको इंसर्ट करना है। लेट अस सपोज मैंने कहा 0 पे कर दो, तो अभी 0 इंडेक्स पे कौन है, 10। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 0 इंडेक्स पर मेरी वाली वैल्यू आ जाए, कौन सी, कॉमा लगा के वैल्यू बतानी है। मान लो मैंने कहा 100 आ जाए, तो इस लाइन का मतलब है कि इस समय लिस्ट के 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो हमारा 100 बन जाएगी। और जो पहले से 0 इंडेक्स पर वैल्यू है उसका क्या होगा, पहले भी तो इसमें 10 है 0 इंडेक्स पर, उसका क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगी। अब सर राइट शिफ्ट हो जाएगी किसकी जगह, फर्स्ट इंडेक्स पर। तो सर जो फर्स्ट इंडेक्स वाली है उसका क्या होगा, राइट शिफ्ट। तो ऐसे करके इसका मतलब ये हो गया कि एक नया स्टूडेंट अगर क्लास में आए, वो बोले मैं सबसे आगे कोने में बैठूंगा, तो सबको डिस्टर्ब करना पड़ेगा एक एक अगर शिफ्ट करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इंसर्ट से किसी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो बिहाइंड द सीन शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग होने में टाइम लगता है। इसलिए इस ऑपरेशन का जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा हमारा स्लो रहेगा। इतना स्लो नहीं होगा कि आपको फील होगा, कंपेयर टू अपेंड इसका एग्जीक्यूशन हमारा स्लो होता है। अपेंड में कोई शिफ्टिंग नहीं होती है क्योंकि लास्ट में जाके एलिमेंट ऐड हो जाता है। डेट मीन्स अगर कोई नया स्टूडेंट आया अब पीछे जाके बैठ जाए तो पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही है शिफ्ट होने में, है ना। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन हमारा अपेंड का फास्ट हो जाता है। देखते हैं। 0 इंडेक्स पर ही आ गया, पहले 0 पे कौन था, 10। अभी कहाँ आ गया, 1 पर आ गया। एक एक एलिमेंट सारे हमारे राइट की तरफ शिफ्ट हो गए। तो शिफ्टिंग जिस जगह आप इंसर्ट करोगे उसके राइट साइड में होगी। मान लो मैं यहाँ पर इंसर्ट करता, तो ये सब शिफ्ट होते, जो पहले वाले हैं वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे हमारे। ठीक है। तो जरूरत पड़ने पर इंसर्ट करते हैं, अदरवाइज अपेंड से अपना काम हमारा हो जाए। पहले इंडेक्स देना है,
उसके बाद आपको वैल्यू दे। अब सर हम किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं। माना हम चाहते हैं कि जो जीरो इंडेक्स पर हमने इंसर्ट किया है, अब आगे के प्रोग्राम में जीरो इंडेक्स पर 100 की जगह 200 आ जाए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं फिर से लिख दूं li.insert 0,200, तो जीरो इंडेक्स पर 200 आ जाएगा और 100 फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट नहीं करना है, मुझे क्या करना, वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो अगर किसी लिस्ट की वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो ऑपरेटर यूज करने होंगे। उसका कोई मेथड नहीं है, उसके लिए दो ऑपरेटर यूज करने होते हैं। एक है आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, एक है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लिस्ट के जिस इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर से उस इंडेक्स पर जाएंगे और इसको असाइन कर देंगे वो वैल्यू जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इस लाइन पे लिस्ट के जीरो इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है, अब वो रिप्लेस हो जाएगी इस वैल्यू से। शिफ्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्स्ट इंडेक्स वाला फर्स्ट पे रहेगा, पूरी लिस्ट जैसी थी वैसी हमारी रहेगी। इसकी जगह पर ही आ गया, बाकी जो जहां पर है वहां पर ही रहे। तो इस तरह से हम इसका यूज करके किसी भी लिस्ट की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं निकला। ठीक है। अब ये सारे ऑपरेशन इस बात को प्रूफ करते हैं कि लिस्ट इज मॉडिफाइबल, क्योंकि इन सारे ऑपरेशन से नई लिस्ट नहीं क्रिएट हुई। जो लाइन नंबर 1 पे लिस्ट आपने बनाई हुई थी उसी में चेंजेस हमारे होते चले जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही बार बार चेंज किया जा रहा है, नई लिस्ट क्रिएट हमारी नहीं हो रही। अब बात करते हैं कि सर मान लीजिए मुझे लिस्ट में किसी वैल्यू को सर्च करना है, सर्चिंग कैसे करेंगे। तो जिस वैल्यू को सर्च करना है, पहले वो लिखो। लेटर सपोज मुझे 50 को सर्च करना है कि 50 LI नाम की लिस्ट में है या नहीं। ऐसा करने के लिए आपको मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करना हो। मेंबरशिप ऑपरेटर इन होता है हमारा, जो हमने स्ट्रिंग के साथ पहली बार यूज किया था। तो आप उसे लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि कोई वैल्यू लिस्ट में है या नहीं। 50 इन, राइट साइड में वो लिस्ट लिखेंगे जिसमें 50 को सर्च करना चाहते हो। LI नाम से हमारी लिस्ट चल रही है। अब ये जो इन ऑपरेटर है, ये हमें ट्रू या फॉल्स बताता है। ट्रू कब बताएगा, जब लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो इस राइट साइड वाली लिस्ट का पार्ट है, मेंबर है, तो ट्रू बताएगा। और अगर ये इसके अंदर नहीं है तो फॉल्स बताएगा। तो मैं चाहूँ तो इसको इफ एल्स में यूज करूँ, मैं चाहूँ तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ रिजल्ट को। और अभी सिंप्लिसिटी के लिए बस मैंने प्रिंट लगाकर बताया। बताओ जरा देखकर कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि 50 लिस्ट में तो है ही।
इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 10, 10 लिस्ट में है, तो ये ट्रू अगर वैल्यू लिस्ट में है, ये फॉल्स अगर वैल्यू लिस्ट में नहीं है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं स्ट्रिंग में बता चुका हूँ, तो ज़्यादा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी लिस्ट में हमें वैल्यू ऐड करना आ गया, सर्च करना आ गया, सॉर्टिंग करनी हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी, मिनिमम मैक्सिमम निकालना हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, लेंथ निकालना है ना, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग ये सब हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है, क्या लिस्ट में से वैल्यू को हटाया जा सकता है? एक लिस्ट में कुछ वैल्यूज हैं, अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम आगे बढ़े, तो आगे के हिस्से में लिस्ट में से कुछ वैल्यू हमारी यूज ना हो पाए, तो मैं उनको डिलीट करना चाहता हूँ और आगे के प्रोग्राम में जो अदर वैल्यूज हैं वो इस्तेमाल होती रहेगा। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा कैसे किया जा सकता है, अब वो समझते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई, 10, 20, 30, 10, 20, फिर 10, 40, फिर 10, फिर 50, फिर 10 और ये 60। अब लिस्ट में से अगर आप किसी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए पहला मेथड हमारे पास होता है कि आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर को एक साथ यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे डेल, डेल ऑपरेटर का काम होता है यहाँ पर आप जो लिख देंगे उसको डिलीट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट लिख दूं तो लिस्ट को डिलीट कर देगा, मतलब उसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं सारी डिलीट हो जाएगी। बट मुझे लिस्ट की सारी वैल्यू डिलीट नहीं करनी है, मैं चाहता हूँ लिस्ट में जो सबसे आखिरी वैल्यू है वो डिलीट हो जाए। तो सबसे आखिरी वैल्यू किस जगह पर मिलेगी मुझे, -1 इंडेक्स पर। अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडेक्स बात करें, तो डेल ऑपरेटर ये कह रहा है कि या तो मुझसे पूरी लिस्ट डिलीट करा लो, और अगर पूरी लिस्ट डिलीट नहीं करानी है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना है, तो मुझे वैल्यू मत बताना, मुझे उस वैल्यू का इंडेक्स बताना। चाहे वो इंडेक्स पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं लिस्ट की लास्ट वैल्यू को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं आसानी से सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ इसको बता सकता हूं। तो लास्ट वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद नई लिस्ट नहीं बनेगी, उसी लिस्ट में चेंज कर दिया जाएगा। तो आप जब आगे बढ़ेंगे और लिस्ट का यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आखिरी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ये आपकी डिलीट हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में से हम किसी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डेल ऑपरेटर। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं इस काम को एक और तरीके से कर सकता हूँ, और वो तरीका क्या है हमारा, वो तरीका है लिस्ट के ऊपर आप एक मेथड कॉल करिए जिसका नाम है पॉप। पॉप मेथड कह रहा है आप चाहो तो मुझसे भी वैल्यू डिलीट कर सकते हो, और मुझे भी आपको इंडेक्स बताना पड़ेगा, जिस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो आप मुझसे भी डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो इसको मैं कमेंट कर दूं और इसकी जगह पर मैं ये लिख दूं -1, तो ये भी क्या करेगा, इस लिस्ट से आखिरी इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर देगा। तो सर अब अगर मुझे लिस्ट में से किसी वैल्यू को डिलीट करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए। पहला है डेल ऑपरेटर के साथ मैं इंडेक्स बता दूंगा,
और उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन हो गया कि मैं पॉप मेथड का यूज करूंगा, पॉप मेथड को इंडेक्स बता दूंगा, वो भी यही काम कर देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में दो डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस होता है कि जो पॉप मेथड है, जिस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करेगा, वो वैल्यू जो डिलीट हुई है आपको दे दी जाएगी। तो आप चाहें तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में किसी वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब इस लिस्ट में इस इंडेक्स पर जो वैल्यू रही होगी वो डिलीट तो हो गई लिस्ट में से, लेकिन आपको इस वेरिएबल में मिल जाएगी। अगर कभी जरूरत पड़े आगे प्रोग्राम में यूज करने की या दोबारा से लिस्ट में ऐड करने की, तो आप इसके सारे उस वैल्यू को दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर मैं साथ में प्रिंट करा के दिखाऊं, ये वैल्यू डिलीट हो गई लिस्ट में से, और जो डिलीट हुई हमने प्रिंट करा के चेक करी, सही निकली। लेकिन जब मैं यही चीज डेल ऑपरेटर के साथ करने की कोशिश करूंगा, डेल ऑपरेटर मना कर देगा, क्या अगर मैं आपको कुछ देता ही नहीं हूं तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, करें तो एरर आ जाएगी, कर ही नहीं सकते। इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, यहाँ पर सिंटैक्स आपका इनवैलिड है। तो पहला डिफरेंस हमारा जो आता है डेल ऑपरेटर और पॉप मेथड में, वो ये कि पॉप जिस वैल्यू को डिलीट कर रहा है, जिस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर रहा है, वो मुझे लाकर दे भी देता है। दूसरा डिफरेंस क्या आता है? दूसरा डिफरेंस ये आता है कि अगर मैंने पॉप मेथड को कुछ नहीं बताया तो वो एरर नहीं देगा कि ये नहीं बता रहे किस इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करो। ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, लास्ट वैल्यू को डिलीट करता है। अब बताओ, जिस समय ये मेथड कॉल हुआ है उस समय लिस्ट में लास्ट वैल्यू क्या है? 10। तो 10 को डिलीट करके मुझे दे दे। ठीक है, तो पॉप में अगर मैं खुद बताऊंगा तो मैं कोई सा भी इंडेक्स दे सकता हूँ, बीच का, शुरू का, पहला, कोई सा भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से पॉप में और डिलीट में ये दो डिफरेंसेस हमारे यहाँ पर होते हैं। अब आप कहो सर डिलीट में मैं कोई इंडेक्स पास ना करूं तो, हमने कब मना कर देगा, एरर कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, इनवैलिड सिंटैक्स, बिना लिखे आगे नहीं बढ़ेगा। तो पॉप में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन डेल को लिखना आसान है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है डेल के साथ वैल्यू डिलीट करने का। तो अब अगर हम वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं यूजिंग इंडेक्स, तो दो तरीके होंगे। पहला तरीका हो गया डेल ऑपरेटर, स्पेस लिस्ट, और यहाँ पर इंडेक्स। दूसरा तरीका हो गया लिस्ट डॉट पॉप, और यहाँ पर इंडेक्स।
तो डेल और पॉप में ये डिफरेंसेस हमारे होते हैं। तो डेल में इंडेक्स देना पड़ेगा, पॉप में नहीं दोगे, बाय डिफॉल्ट -1 मान लेते हैं। दूसरा हो गया, डेल से जो वैल्यू डिलीट होगी वो आपको मिलेगी नहीं, पॉप से वैल्यू जो डिलीट हो रही है वो आपको मिल भी जाएगी। अब हम किसी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं बाई वैल्यू इटसेल्फ। जैसे मैंने कहा 50 डिलीट कर दो, मुझे नहीं पता वो किस इंडेक्स पर है, बस मुझे ये पता है ये डिलीट करनी है वैल्यू, तो वो वैल्यू डिलीट कर। ये जो दो तरीके थे डेल और पॉप वाले, इसमें क्या होता था, आपको इंडेक्स बताना होता था ना कि वैल्यू। उस इंडेक्स पर जो भी आएगा वो वैल्यू डिलीट कर देगा। तो अब अगर मैं किसी वैल्यू को वैल्यू के साथ ही डिलीट करना चाहता हूँ, ना कि इंडेक्स के साथ, तो मेरे पास एक ही मेथड है जिसका नाम है रिमूव। रिमूव मेथड कह रहा लाओ मुझे वैल्यू दे दो, मैं उस वैल्यू को रिमूव कर दूँ। अब रिमूव मेथड में यहाँ पर आप वो वैल्यू लिखिए जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव मेथड में हमारा दो केसेस होंगे। पहला केस होगा जिस वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हैं, अगर वो वैल्यू है ही नहीं तो 500 तो है ही नहीं लिस्ट के अंदर, तो एरर दे देगा कि वैल्यू नॉट फाउंड, लिस्ट में ही नहीं है, नॉट इन लिस्ट। दूसरा केस, अगर ये वैल्यू एक से ज्यादा बार है तो, कई बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो रिमूव कह रहा है कि फिर अगर वो वैल्यू एक से ज्यादा बार आती है तो हर जगह से मैं रिमूव नहीं करूंगा, फर्स्ट अकरेंस ही रिमूव करूंगा। पहली बार लिस्ट में जहां भी आई होगी सिर्फ वहां से हटाऊंगा, बाकी जगह पर ये वैल्यू अभी भी बनी रहेगी। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपके लिए, रिमूव करने के बाद, तो इनिशियली जो 10 था वो डिलीट हो गया, बाकी देखो ये वाला ये है, ये वाला अभी भी चल रहा है, बाकी सब है। तो इस तरह से जो हमारा रिमूव मेथड है वो इस काम को हमारा करता है। ठीक है। सर ऐसे कमांड नहीं दे सकते कि इंडेक्स वैल्यूशन को सेलेक्ट कर ले, जैसे उसमें हम सेलेक्ट कर देते हैं 1 - 1 0। तो उसके लिए फिर वो तरीके हो गए। रिमूव कह रहा है कि वो वाला तरीका हो गया डेल और पॉप वाला, मेरा इस्तेमाल आप तभी करें जब आप वैल्यू को वैल्यू के ब्याह पर ही डिलीट करना चाहते हैं, और अगर इंडेक्स से करना चाहते हो तो रिमूव की जगह वो यूज कर लो। तो अब रिमूव हम वापस कुछ नहीं करता है। ठीक है, लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू। अब अगर मुझे किसी भी लिस्ट से जितनी वैल्यूज हैं 10 की, जितनी अकरेंसेस हैं सारी डिलीट करनी है, तो कैसे करेंगे?
लॉजिक लगाओ। जब मैंने रिमूव कर दिया 10 को, तो पहली बार जहां भी आता होगा वहां से रिमूव हो गया। अच्छा, अगर मैं फिर से लिख दूं remove 10, तो ये एरर आएगी या चल जाएगा? सेकंड में भी होगी। ये तो फर्स्ट अकरेंस रिमूव करता था ना, अब तो फर्स्ट अकरेंस है ही नहीं, तो सर अब फर्स्ट अकरेंस ही वाली मानी जाएगी, तो ये रिमूव कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फिर से लिख दूं li.remove 10 ऐसे करके, तो अब कौन सी रिमूव कर देगा? ये वाला रिमूव, ये वाली कर देगा। तो कुल मिलाकर आप अगर किसी भी वैल्यू की सारी अकरेंसेस को हटाना चाहते हैं, तो आप रिमूव मेथड को उतनी बार कॉल कर दो जितनी बार वो वैल्यू अकर करती है लिस्ट के अंदर। तो या तो एक तरीका है, पहले काउंट मेथड लगा के पता कर लो ये वैल्यू कितनी बार आई है, और फिर उतनी बार लूप चला दो। दूसरा तरीका है कि आप बिना काउंट लगाए वाइल में कंडीशन डाल दो, वाइल 10 इन लिस्ट। जब तक 10 लिस्ट में है तब तक लिस्ट में से क्या करते रहो, रिमूव कर दो 10 को। अब देखो, ये वाला 10 इसकी वजह से रिमूव हो गया। अब क्या होगा, जब ये वाला लूप चलेगा तो 10 इन लिस्ट है, ये भी है, ये भी है, तो ट्रू देगा। ट्रू देगा तो ये लाइन चलेगी और 10 रिमूव हो जाएगा। अब ये रिमूव किस वाले 10 को रिमूव कर देगा? पहले वाले भी करेगा रिमूव, क्योंकि इसका रूल है, फर्स्ट अकरेंस करता है। अब लूप फिर चला, अभी भी 10 है, हमने कहा है ये रहा, फिर रिमूव कर दो, खत्म हो गया ये। फिर लूप चला, 10 है, हमने कहा अभी भी है, रिमूव कर दिया। फिर चला, है, हमने कहा है, रिमूव कर दिया। है, हमने कहा नहीं है। नहीं है मतलब अब रिमूव करने की जरूरत नहीं, सारे अकरेंस खत्म हो गए। और उसके बाद जब आप लिस्ट को प्रिंट करा के देखोगे, उस वैल्यू की सारी अकरेंसेस आपकी डिलीट हो गई। हाँ, फॉर्मूला का एक लॉजिक है। कोई सा भी लॉजिक आप यूज कर सकते हो। अब वो चाहे 10 है चाहे 20 है, जो भी है वो आप यहाँ लिख दो। क्लियर क्या करता है, किसी भी लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं सब डिलीट कर देता है, लिस्ट खाली हो जाती है। क्लियर से पहले लिस्ट में 1000 वैल्यू है, चाहे लाख वैल्यू है, चाहे 4 वैल्यू है, जितनी है सब डिलीट हो जाएंगी, लिस्ट खाली हो जाएगी। तो क्लियर मेथड का काम होता है लिस्ट की सारी वैल्यू को डिलीट कर दे।
अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसमें यूजर से इनपुट लेकर वैल्यू को मुझे ऐड करना है, तो अगर आप एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें आने वाली वैल्यूज आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं रादर देन आप पहले से बताएं, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनानी होगी। बना दी। अब जिस वैल्यू को यूजर से इनपुट कराना है उसको ले आओ। अब यूजर से जो इनपुट आएगी वैल्यू, वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, वो आपको डिसाइड करना है। तो मान लो मैं चाहता हूँ वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हो, तो यूजर से आप वैल्यू को रीड कर लो। इनपुट फंक्शन से जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग टाइप की रहेगी। इस लाइन से यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट करी होगी, चाहे वो 1 है, चाहे 1.5 है, चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे हाई है, चाहे हेलो है, मैंने उसको स्ट्रिंग ही रखा है, उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कर सकते हैं। अब लिस्ट के अंदर जो बी वेरिएबल में वैल्यू आई हुई है, मुझे उसको ऐड करना है। तो लिस्ट में किसी वैल्यू को ऐड करने के लिए अपेंड मेथड है, इंसर्ट मेथड है, एक्सटेंड मेथड। तो अब हम यहाँ पर एक वैल्यू लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं वो लिस्ट में आखिर में जाके ऐड हो जाए। तो जब लिस्ट खाली है तो वही उसकी आखिरी वैल्यू है, वही उसकी पहली वैल्यू है। इट इज लाइक एटीएम के बाहर कोई बंदा नहीं खड़ा है, अब पहला बंदा आया, तो अब आप ये कह सकते हो आपका नंबर 1 है। दूसरा बंदा आया, उसका नंबर 2 हो गया। तीसरा आया, उसका नंबर 3 हो गया। अब मैं कहूँ इन तीनों को एक सिंगल स्टेटमेंट से कैसे बोला जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि जो भी बंदा आएगा वो लास्ट में लगेगा। 1 2 3 की बात ही खत्म हो गई। सोचो, अब अगर आपसे कहा जाए एटीएम के आगे कोई बंदा नहीं खड़ा है, पहला बंदा आया, तो वो लास्ट में खड़ा हो गया। तो किसके लास्ट में खड़ा हो गया? एटीएम के सामने खड़ा हो गया, वही लास्ट है, वही पहला हो गया। अब दूसरा आया तो वो उसके पीछे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रूल है कि लास्ट में खड़ा होना है। एक और आया, वो उसके लास्ट में खड़ा हो गया, अकॉर्डिंगली 1 2 3 अपने आप हो गया वो। समझ में आ रही कहानी? तो सेम कहानी यहाँ पर है। तो मैं लिस्ट में क्या करूंगा, यहाँ पर अपेंड, अपेंड कर दिया बी नाम की वैल्यू। तो लिस्ट लिस्ट में यूजर से इनपुट आया, बी में आ गया, फिर उस बी वाली वैल्यू को मैंने अपेंड कर दिया यहाँ पर। नया क्या सीखा? नया बस ये सीखा कि अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में आपने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखा था, सिर्फ ये चेंज हो गया कि जो वैल्यू हम अपेंड करते हैं लिस्ट में, कई बार हम उसे पहले जानते हैं और कई बार हम उसे पहले से नहीं जानते हैं। अगर पहले से नहीं जानते हैं तो जहां से भी लेकर आएंगे, हो सकता है हमने उसे किसी वेरिएबल में रखा हो, तो वेरिएबल के थ्रू भी अपेंड करी जा सकती है। अब ये रूल सिर्फ अपेंड के लिए नहीं है, ये रूल इंडेक्स पे डिलीट करने के लिए भी है, रिमूव करने के लिए भी है। हर ऑपरेशन जो आपने अभी डायरेक्ट वैल्यू के साथ कर लिया है, आप हर वो ऑपरेशन को वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ कि लिस्ट को प्रिंट करके दिखाओ, एंटर वैल्यू, कौन हूँ? सर बस एक ही आया। तो आप एक ही बार तो यूजर से इनपुट लेने का कोड लिख कर बैठे हैं, अब आप चाहते हो कि 3 बार यूजर से वैल्यू मांगी जाए, तो आपको यूजर से इनपुट लेने वाला कोड फिर 3 बार लिखना पड़ेगा। सर लूप लगा सकते हैं, वो आप देखो, आपको अगर वो लूप आता है तो लगा लो, नहीं आता है तो इस लाइन को 3 बार लिखना पड़ेगा। फिर हमने कहा लूप तो पढ़ लिया सर, आता है। और आई इन रेंज कितनी बार का लूप चलाना है? 3 बार, 3 लिख दिया। ठीक है, अब इस लाइन को लूप के अंदर डाल देंगे। अब ये लूप हमारा पहली बार जब चलेगा आई की वैल्यू 0 पर, तो सर मुझे आई की वैल्यू क्या है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही काफी है कि लूप पहली बार चला। ठीक है, तो यूजर से इनपुट आया, जो भी आया बी वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब अगर
लूप दोबारा चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए, तो फिर से इनपुट आएगा और उसी वेरिएबल बी में स्टोर हो जाएगा। सर बी में अभी जो पहली बार इनपुट आया था वो रखा हुआ है, हमने कब वो बदल कर अब नया वाला हो जाएगा। तो सर ऐसे तो जब तीसरी बार लूप चलेगा तो इसमें तीसरी बार का जो इनपुट आया है वो रखा हो। अब जब लूप खत्म हो जाएगा और ये लाइन चलेगी अपेंड वाली, तो बताओ कौन सी वाली वैल्यू अपेंड होगी फिर इसमें, तीसरी वाली। तो हम चाहते हैं सर हर बार जो वैल्यू आए वो अपेंड भी होती रहे, तो फिर इस लाइन को भी किस में लिख दो, लूप के अंदर ही लिख दो। तो वैल्यू आएगी अपेंड हो गई। अब दोबारा वैल्यू आए बी में बदल जाए कोई बात नहीं, लिस्ट में तो पहले पहुंच ही गई थी हमारी, फिर अपेंड हो जाएगी, उसके आगे फिर ऐड हो जाएगी। अब चल गया आपका। स्ट्रिंग बनकर आ रहा है ना कि इंटीजर। तो इस तरह से अगर हम यूजर से इनपुट लेकर वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो ये इसका एक लॉजिक हो गया। इसके लिए अलग से कोई मेथड, अलग से कोई सिंटैक्स नहीं है, जो पढ़ाया गया उसको हम कैसे यूज करेंगे उससे ये लॉजिक आपका डेवलप होगा। चलो, अब यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करो लिस्ट में और उनका एवरेज निकाल कर दिखाओ लिस्ट का यूज करके। यूजर से 5 मार्क्स इनपुट करने हैं और फिर उन मार्क्स की वैल्यू को एक लिस्ट में ऐड करना है। फिर उस लिस्ट में जो वैल्यूज आ गई हैं मार्क्स की उनकी एवरेज वैल्यू आउटपुट में दिखानी है। देखो भाई, लिस्ट बना दी खाली, यहाँ तक तो सही है। अब हमें यूजर से 5 इनपुट कराने हैं, तो मैंने यहाँ पर रेंज में 5 डाला। अगला, अब यहाँ पर हमें यूजर से मार्क्स इनपुट कराने हैं, तो मैं लिख दिया एंटर मार्क्स। अब जो मार्क्स आएंगे वो तो न्यूमेरिक होंगे, तो जो इनपुट फंक्शन से मार्क्स आएंगे वो तो स्ट्रिंग आएंगे, तो मुझे इनको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। फिर जो मार्क्स आए उसको किसी वेरिएबल में रख लो, बी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एम रख लो, एम माने मार्क्स, कुछ भी रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर इस लिस्ट में इसको अपेंड कर दो। तो यहाँ तक का कोड हो गया, एक खाली लिस्ट बन गई, उसमें यूजर से 5 बार मार्क्स इनपुट करा लिए और इनपुट होते ही लिस्ट में हमने उसको अपेंड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद लिस्ट में जितने मार्क्स आए वो हमने प्रिंट कर दिए। अब हमें एवरेज ऑफ लिस्ट वैल्यूज निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं पहले हमें उनका सम निकालना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें कोई अपना अर्थमेटिक प्लस लगाने की जरूरत नहीं है।
सम नाम का एक रेडीमेड फंक्शन होता है, आप इसको लिस्ट के साथ यूज करिए तो ये आपको सम निकाल कर दे देगा। ठीक है, सम को अगर हम डिवाइड कर दें लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं तो वो हमारा लिस्ट की वैल्यू का एवरेज बन जाएगा। तो लेन फंक्शन का यूज करके लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं उनकी लेंथ निकाल। तो ये लाइन हमें क्या करेगी, लिस्ट की वैल्यू का सम डिवाइड करेगी नंबर ऑफ वैल्यू से। तो टेक्निकली यही तो एवरेज होता है हमारा, है ना। और जो एवरेज आया अब आप उसको प्रिंट कर दो। मान लो किसी में 56 आए, किसी में 65 है, किसी में 90 है, किसी में 80 है, किसी में 87 है। तो एवरेज मार्क्स आपके हो गए 75.6। इसको अगर थोड़ा सा बेटर फॉर्मेटिंग के साथ आप बनाना चाहते हो, काम तो हमारा हो गया जो हमसे कहा गया था। अगर इसको आप फॉर्मेटिंग के साथ अच्छे से करना चाहते हो तो यहाँ पर हम यूजर से जब कह रहे हैं एंटर मार्क्स, तो हर बार एंटर मार्क्स ना कह के हम उसे ये कह सकते हैं एंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट। तो अब समस्या ये है कि अगर उससे हम कहेंगे एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट, यहाँ तक तो सही है। लेकिन सर अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं, 1 लिखूं कि 2 लिखूं? क्योंकि पहली बार जब ये लूप चलेगा तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, अगली बार चलेगा तो 2 चाहिए। तो हमने सीखा था स्प्रिंग हैंडलिंग में एफ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एफ स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट में आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब हमने आई के जो वैल्यूज हैं, लूप में जो आई वेरिएबल है उसके बारे में सोचा। उसमें पहली बार में आएगा 0, फिर 1, फिर 2। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे आई लिख दूं तो इसका मतलब हो गया एंटर मार्क्स इन 0 सब्जेक्ट। तो देखने वालों को अजीब लगेगा, तो मैंने यहाँ +1 डाल दिया। तो अब आएगा एंटर मार्क्स इन 1 सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट। ऐसे करके आपके यहाँ पर आते रहेंगे, या उधर रेंज 1,6 कर दो एक ही बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आप अपना एवरेज प्रिंट कर रहे हो इसको भी एफ स्ट्रिंग के साथ चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में ये लिख दो। और इवन आप चाहो तो लाइन नंबर 6 पर जो पूरा एक्सप्रेशन डिवीजन का लिखा हुआ है वही सीधा आप एफ स्ट्रिंग के अंदर भी लिख सकते हो। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हम यूजर से इनपुट लेके लिस्ट में इस काम को कर सकते हैं। इसमें नया कुछ नहीं था। इसमें लूप हम जानते थे, इनपुट लेना हम जानते थे, अपेंड ऑलरेडी पढ़ लिया था, सम भी पढ़ लिया था, और लेन भी पढ़ लिया था, एफ स्ट्रिंग भी हमें आती है। तो ये हमसे अगर नहीं हुआ है तो उसकी एक ही वजह है कि हम पुराना भूल गए। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो हमें ना आता हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। एग्जाम्पल पहले समझते हैं, फिर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। मान लीजिए मैंने कोई लिस्ट बनाई,
अब इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ वैल्यूज रखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हमारा लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है वो भी अपने आप में एक लिस्ट है। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि मैं इस लिस्ट के अंदर ये सोच के चल रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उन कई सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तो पहला वाला स्टूडेंट है, उसका जो रोल नंबर है वो 1 है। पहले वाले स्टूडेंट का नाम सोनू है और उसका जो कोर्स है वो डेटा एनालिटिक्स है। तो अब ये जो लिस्ट है ये किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ऐसे ही मेरे पास ना और भी स्टूडेंट हैं, उनकी भी सेम इंफॉर्मेशन है, और मुझे उन सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को फिर से एक लिस्ट में रखना है। तो पहले तो इंडिविजुअल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को लिस्ट में रखना है, फिर इस तरह जितनी लिस्ट बनेंगी उन सबको फिर से एक लिस्ट में रखना है। तो अब कैसे करेंगे? कॉमा, फिर दूसरी लिस्ट आ गई। दूसरा स्टूडेंट, उसका रोल नंबर 2 हो गया, नाम मान लो उसका मोनू हो गया, उसका कोर्स मान लो हमारा फुल स्टैक हो गया। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा बताया जा रहा है। होने को तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। जो नेस्टेड लिस्ट है सबके अंदर 3 3 वैल्यू हो, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 5 हो सकती है। जरूरी नहीं है लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सब लिस्ट ही होंगी, हो सकता है कोई वैल्यू ऐसी लिख दी आपने, ये भी सही है। तो इस तरह से लिस्ट के अंदर हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, बट ये रूल नहीं है कि फिर सारी की सारी नेस्टेड लिस्ट ही होनी चाहिए। आप कोई और वैल्यू रख सकते हो जो नेस्टेड लिस्ट नहीं है, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया हमारा, ठीक है। बट जनरली जरूरत ऐसी कम पड़ती है। जनरली हमें नेस्टेड लिस्ट जब बना रहे होते हैं तो सारी की सारी नेस्टेड लिस्ट ही रखने की जरूरत पड़ती है, बट इट इज नॉट ए रूल, इट इज नॉट ए सिंटैक्स, ठीक है। एक स्टूडेंट का और रख देते हैं, मान लो रोल नंबर 3 हो गया, इसका नाम चिंटू कर देते हैं, और इसका कोर्स मान लो कर दिया डेटा साइंस। अब इसको प्रिंट कराएंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो एल आई लिस्ट है, इस एल आई लिस्ट में कितनी वैल्यूज हैं, अगर मैं लेंथ ऑफ एल आई निकालूं तो कितनी आएगी? 3। इसका मतलब ये एल आई नाम की जो लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स की वैल्यू है, ये इसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है, ये इसके सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है। ऐसी तो होगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस लिस्ट में जो 0 इंडेक्स पर नेस्टेड लिस्ट है उसको देखना है सिर्फ, तो आप ऐसे देख सकते, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स पर जो नेस्टेड लिस्ट है उसका जो नाम है वो मोनू नहीं है, उसका नाम मिंटू है। अब कैसे करोगे? लिस्ट में चेंज ऊपर जाके नहीं करना है, आगे आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखना है? एल आई लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे जो नेस्टेड लिस्ट है उसमें जो नाम है वो मोनू है, मोनू नहीं है, वो मिंटू है, उसको सही करना है। क्या लिखोगे सिंटैक्स यहाँ पर? तो पहले क्या करोगे, लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पर जो नेस्टेड लिस्ट है उसके पास जाओगे। आ गए सर? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपने आप में कौन है? ये पूरा एक्सप्रेशन अपने आप में किस में एवेल्युएट होगा? एक लिस्ट में। अब उस लिस्ट में भी अगर मैं एक और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा दूं तो ये दूसरा वाला जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है ये किस लिस्ट के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा? जो यहाँ पर लिस्ट इवेल्युएट होकर आई होगी उसके लिए, ना कि इस वाले के लिए, ठीक है। तो अब इस पूरे से जो लिस्ट इवेल्युएट होकर आई है उसमें 0 इंडेक्स पे कौन होगा? ये 2। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन होगा? 1। सेकंड इंडेक्स पे कौन होगा? ये। अब मुझे कहाँ जाना है? इसके पास जाना है, क्या लिख दूं यहाँ पर मैं? 1। क्या करना है? इसकी वैल्यू को बदलना है। क्या करना है? मिनटू करना है। चलो मिनटू हो गई। तो सर उसी में चेंज, हमने कहा उसी में चेंज, लिस्ट में उसी में चेंज हो जाता है।
तो सर ऐसे तो कोई मुझसे कहे कि मुझे क्या करना है, लिस्ट के आखिरी इंडेक्स पर जो नेस्टेड लिस्ट है उसमें स्टूडेंट का, मान लो मुझे बर्थ ईयर भी ऐड करना है। बताओ क्या सिंटैक्स होगा। एलआई लिस्ट की आखिरी वाली जो नेस्टेड लिस्ट है उसमें मुझे बर्थ ईयर मान लो 1990 वो ऐड करना है, तो क्या लिखूं? एलआई सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ -1 डॉट अपेंड, और जो वैल्यू लिखना चाहते हो वो वैल्यू लिख। तो इसका मतलब इससे जो लिस्ट निकल कर आएगी हम उसमें अपेंड कर रहे हैं। और आप चाहें तो इसको दो लाइन में कर सकते थे, पहले इससे जो निकल कर आए नेस्टेड लिस्ट उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, फिर उस पर डॉट अपेंड लगा दो, बात एक ही है ना। तो आप एक साथ करना सीखो क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ती है आगे जाकर। देखो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस लिस्ट के आखिरी इंडेक्स पर जो नेस्टेड लिस्ट है उसकी लेंथ निकालनी, क्या प्रिंट करनी है, तो लेंथ फंक्शन में क्या लिखूं? मुझे एल आई लिस्ट की आखिरी वाली नेस्टेड लिस्ट की लेंथ मिल जाएगी, एल आई सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में माइनस। चलो, अब मान लीजिए अगर मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि मैंने अपनी लिस्ट में सारी की सारी वैल्यू नेस्टेड लिस्ट ही लिखी है और सब सेम साइज की हैं, तो मैं इसको एक स्ट्रक्चर में आउटपुट में दिखा सकता हूँ। स्ट्रक्चर में आउटपुट में कैसे दिखाएंगे, देखो अगर मैं लूप लगा दूं फॉर आई इन एल आई, ठंडे दिमाग से अब बताओ लूप में आई के अंदर पहली बार में कौन आएगा? फर्स्ट नेस्टेड लिस्ट आएगी पूरी की पूरी। और अगर मैं आई को ही प्रिंट करा दूं तो पूरी नेस्टेड लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगली बार आई में कौन आएगा? अगली वाली नेस्टेड लिस्ट। ये आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये जो नेस्टेड लिस्ट आई के अंदर आई है इसके अंदर भी तो इंडेक्स होंगे, हमने कहा तो इनको ना अलग अलग करके प्रिंट करा दो, I0 कॉमा I1 कॉमा I2। तो इससे क्या हुआ, लास्ट वाला आई रह गया। इससे क्या हुआ कि जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे थे यूजर वो अब उसे देख नहीं रहे हैं। अब क्या करोगे? हमने कहा अब इसको और बढ़िया सा फॉर्मेट करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रिंट के बीच का सेपरेटर मान लो मैंने स्लैश टी लगा दिया, और अब ऊपर लूप लगाने से पहले इस लिस्ट को प्रिंट ना कराकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये रोल नंबर है, ये नेम है स्टूडेंट का, और ये कोर्स है, और इनके बीच का सेपरेटर लगा दिया स्लैश टी, और इनके साथ ऐसे करके और लगा दिया ताकि देखने वाले को और सही लगे। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी है कि नेस्टेड लिस्ट की जरूरत तब पड़ती है जब आप हाई डायमेंशन के डेटा को लिस्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हाई डायमेंशन मतलब एक रो हो गई एक कॉलम हो गया, 2 डायमेंशन हो गई इसमें हमारे यहाँ पर। या और आसान भाषा में जब मैट्रिक्स की फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट बनाकर ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में 2D एरे के नाम से जाना जाता था। यही चीज यहाँ पर हमारा नेस्टेड लिस्ट से आसानी से इंप्लीमेंट हमारा की जा सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लिस्ट। इट इज अ लिस्ट दैट इज डिफाइंड इनसाइड एन एग्जिस्टिंग लिस्ट
It is generally useful to represent high dimensional data like matrix. बाकी अपना सिंटैक्स जो भी है अपना लिख लेना। तो नेस्टेड लिस्ट पर मैनिपुलेशन करना भी सिखा दिया मैंने। और नेस्टेड लिस्ट को मैनिपुलेशन जनरली करते नहीं है, बस रखने के बाद हम उसको एक फॉर्मेट में देखने की कोशिश करते हैं, उसका प्रोग्राम ये रहा। और इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने उसका मैनिपुलेशन भी सिखा दिया कि नेस्टेड लिस्ट में कुछ अपेंड करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं फिर इस तरह से। अब लिस्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक है वो ये कहता है कि अगर मुझे पाइथन से हटा दिया जाए तो कोई काम आपका रुकेगा नहीं। लिस्ट में जितने ऑपरेशन आप अब तक कर पा रहे थे सारे ऑपरेशन आप फिर भी कर सकते हो। हमने कहा ये बताओ क्या करते हो। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ने कहा कि मैं लिस्ट को क्रिएट करने वाला काम करता हूँ। लिस्ट में से कुछ डिलीट करना, कुछ अपडेट करना, ये सब नहीं मेरा काम। मेरा काम है लिस्ट को क्रिएट करना। ठीक है। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? तो इसने कहा एक लूप लगा के और एक अपेंड मेथड लगा के। मतलब जो मैंने अभी आपको एक प्रोग्राम बनाना सिखाया था कि लूप के थ्रू हम अपेंड करें यूजर से इनपुट लेकर, काइंड ऑफ। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से पूछा गया कि जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को अगर हम बिना कॉम्प्रिहेंशन के करें तो बोला हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे साथ करोगे तो आपको एक लाइन लिखनी है बस। तो जिस काम को कॉम्प्रिहेंशन से आप कर सकते होगे वो लाइन एक ही लगेगी। और अगर इस काम को बिना कॉम्प्रिहेंशन के करोगे तो हो जाएगा, हो सकता है 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन लिखनी पड़े। तो कॉम्प्रिहेंशन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक होती है, कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक होती है। इन केस अगर आप किसी लिस्ट को फॉर लूप और अपेंड मेथड से क्रिएट करना चाहते हैं। जो मैंने बोला वो समझ में तभी आएगा जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, है ना। तो जब भी कोई नई चीज आती है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो हमारा ब्रेन इमेज नहीं बना पाता। तो पहले हम उसे अगर करके देख लें तो एक इमेजिनेशन हमारा हो जाता है, फिर शब्दों को सुनकर समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए पहले मैं करके दिखाता हूँ, तब मैं जब बोलूंगा फिर आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। ये लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूं कि हमारा वैल्यूज आ जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके वैल्यू आ जाए। लेकिन ये जो वैल्यू आए इनमें हर वैल्यू का मुझे स्क्वायर करना है। मतलब 1 का स्क्वायर आए, फिर 2 का स्क्वायर 4 आए, 3 का स्क्वायर 9 आए, 4 का स्क्वायर 16 आए, ऐसे करके 5 का स्क्वायर 25 आए, 6 का स्क्वायर 36 आए, ऐसे करके आती जाए।
मैन्युअली लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस काम को हमने कहा कॉम्प्रीहेंशन से करके देखा। तो कॉम्प्रीहेंशन का सिंटैक्स ये कहता है कि जो लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको फॉर लूप लिखना होगा, व्हाइल लूप नहीं, फॉर लूप लिखना होगा। हमने कहा तो लिख देते हैं, फॉर आई इन रेंज, मान लो 1 से लेके 5 तक की वैल्यू का हम लूप चलाते हैं। तो ये लूप जब चलेगा तो आई 1 से लेकर 5 तक हमारी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। अब कॉम्प्रीहेंशन में फॉर लूप जब लिखा जाता है तो उसके आगे कॉलन नहीं लगाया जाता और उसका इंडेंटेड ब्लॉक नहीं बनाया जाता। अब सर ये बताओ, फिर इस फॉर लूप का ब्लॉक कैसे बनेगा? इस फॉर लूप का ब्लॉक बनाने के लिए फॉर से पहले आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखना होगा। उस एक्सप्रेशन में आप लूप के वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने कर लिया, आई की पावर 2 पर। हमने कहा अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये लूप आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा। आई की वैल्यू 1 होने पर अब ये इस एक्सप्रेशन को चलाएगा। तो 1 की पावर 2 कितना हुआ? 1 की पावर 2 1 ही आएगा। अब जो रिजल्ट आया ऑटोमेटिकली इसमें अपेंड हो जाएगा, आपको अपेंड लिखना भी नहीं, अपने आप इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अपेंड हो जाएगा। इमेजिन करते हैं लिस्ट में बना, उसके बाद लूप अगला इटरेशन करेगा, आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर आई की वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन चलेगा, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। जो 4 आया वो फिर से लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। फिर लूप चलेगा आई की वैल्यू 3 के लिए, फिर एक्सप्रेशन चलेगा, 3 की पावर 2 9 हो गया। जो रिजल्ट आया फिर से लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। अब बताओ फिर आगे क्या आएगा? 16, फिर क्या आएगा? 25। बन गई? हमने कहा बन गई, खत्म। एक लाइन हमने कहा बस एक लाइन लिखनी है, प्रिंट करा के दिखाना लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट को क्रिएट करने का एक तरीका है यूजिंग ए फॉर लूप एंड 1 एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इस लूप के हर इटरेशन पर ये एक्सप्रेशन चलेगा और इस एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट जनरेट होगा वो हर बार लिस्ट में अपेंड होगा। इस तरह से लिस्ट आपकी बिहाइंड द सीन क्रिएट होती चली जाएगी। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मान लो ये कॉम्प्रिहेंशन हमें नहीं आता, तो क्या हम इस काम को नहीं कर सकते? तो हमने कहा बिल्कुल कर सकते थे। देखो कैसे करोगे इस काम को विदाउट कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले आप क्या करो, खाली लिस्ट बनाओगे, फिर एक लूप चलाओगे, फिर नॉर्मल इंडेंटेड ब्लॉक बनाओगे और लिस्ट में मैन्युअली अपेंड करके आओगे आई की पावर, उसके बाद लिस्ट को प्रिंट करो। अब सोचो, प्रिंट तो यहां भी करना है, प्रिंट यहां भी करना है, तो प्रिंट वाले को छोड़ो। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये 3 लाइन से कम तो लिख ही नहीं पाओगे, ये 3 लाइन है अकेली लाइन के बराबर। तो अगर मैं विद कॉम्प्रिहेंशन जाऊंगा तो मैं एक लाइन में इस काम को कर लूंगा, विदाउट कॉम्प्रिहेंशन जाऊंगा तो मुझे इस काम को करने की 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको 5 लाइन 6 लाइन लिखनी पड़ेंगी विदाउट कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट बनाने के लिए, और अगर आप उसका कॉम्प्रिहेंशन बना पाए तो शायद एक लाइन से ही काम आपका हो जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक, ऐसे बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन के 3 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस को कम करना, जो कि प्रैक्टिकली दिख रहा है। दूसरा होता है मीनिंग एग्जीक्यूशन को फास्ट करना। तो ऐसा कहा जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है देन नॉर्मल कोड। जो आपकी ये 3 लाइन चलेंगी, इसको रन करने में जितना टाइम लगेगा हमारे इंटरप्रेटर को, और इस एक स्टेटमेंट को रन करने में जो टाइम लगेगा, ये टाइम कम लगेगा, ये टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तीसरा मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन का मेमोरी का यूसेज होना। अगर आप किसी भी कोड को रन करने के लिए
एक्स अमाउंट की मेमोरी यूज कर रहे हैं और कोई ऐसा तरीका आपने ढूंढ लिया वही काम करने का, लेकिन उसमें मेमोरी का यूसेज बाई अमाउंट हो रहा है और बाई कम है एक्स से, तो हम क्या बोलेंगे, हमने कोड को ऑप्टिमाइज कर दी। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब तीन चीजें होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस का कम हो जाना, एग्जीक्यूशन का फास्ट हो जाना और मेमोरी यूसेज का कम कर देना। तो ये सब क्या कहलाता है, सिंगल वर्ड में कोड ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। तो कॉम्प्रीहेंशन मेमोरी पे तो कुछ काम नहीं करेगा, मेमोरी वाइज तो उतना ही है, लेकिन ये दो तरह का ऑप्टिमाइजेशन देता है, नंबर ऑफ लाइंस का और एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो इसलिए अब आप अगर ये कहो कि सर 3 लाइन से एक लाइन लिखी, 2 लाइन तो बची बस, हमने कहा चलो, अगर आपने ऐसे एक प्रोजेक्ट में 100 लिस्ट बनाई है और हर बार 2 लाइन बचा रहे हो, तो 200 लाइन आपने बचा ली अपनी। एक कॉम्प्रिहेंशन आ जाने से आपका एग्जीक्यूशन 0.01% फास्ट हो गया, 0.01 सेकेंड फास्ट हो गया। तो सोचो जब इसको 200 बार जोड़ोगे तो शायद 4-5 सेकेंड बन जाए आपके। अब इस तरह से अगर आप एक प्रोजेक्ट में 100 की जगह 1000 बार यूज करते हैं इन जनरल, जब आप इसको लार्ज स्केल पे सोचेंगे तो ये आपको काफी कुछ एडवांटेज देता नजर आएगा। तो हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ये कह सकता है कि भाई कोड को ऑप्टिमाइज करके बनाना। तो इसका मतलब है अगर कहीं लिस्ट विस्ट बनाने की जरूरत पड़े तो कॉम्प्रिहेंशन का यूज करना, जहां पर इफ एल्स लगाने की जरूरत पड़े वहां पर टर्नरी एक्सप्रेशन वाला इफ एल्स लगाना, कि एक लाइन में लिखा जाता है, टर्नरी एक्सप्रेशन का जो इफ एल्स बताया था मैंने आपको। ठीक है, आगे जाके और भी ऐसे टॉपिक हैं जो कोड ऑप्टिमाइज करने वाला काम हमारा करते हैं। ठीक है, चलो अब इसका अगर मैं सिंटेक्स लिखूं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, तो अब पहले डेफिनेशन लिखता हूं, मैं जो लिख रहा हूं और जो मैंने करके दिखाया है उसको मैच करना। कोई शब्द अगर कम ज्यादा हो तो मुझे बताना कि सर ये शब्द कम और ज्यादा आपने लिख दिया है। ठीक है, लिस्ट वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अगर इफ एल्स यूज करते हैं और आएगा अभी। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में लिखते हैं पहले। इट इज अ कंसाइज टेक्निक टू क्रिएट a list कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट, क्विक, है ना। ये इसके पर्यायवाची हो सकते हैं कंसाइज के, शॉर्ट, क्विक। शॉर्ट का मतलब है लिखना कम पड़ेगा, क्विक का मतलब फास्ट हो जाना। शॉर्ट माने कोड कम, क्विक माने फास्ट, और इन दोनों वर्ड का सिंगल टेक्निकल वर्ड है कंसाइज। इट इज अ कंसाइज टेक्निक टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप एंड एक्सप्रेशन। तो एक तरीका है लिस्ट बनाने का जिसमें हम फॉर लूप का यूज करते हैं और एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। अब फॉर लूप को आप रेंज के साथ लगाओ या किसी और के साथ लगाओ, वो आप देखो। तो फॉर ईच इटरेशन ऑफ फॉर दिस एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड रिजल्ट ऑफ ईच इवेल्युएशन इज अपेंडेड टू गिवन लिस्ट। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है जो हमने लिखा है, ये एक्सप्रेशन कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो सकता है, लाइक यूजर से इनपुट लेने वाला हो सकता है, लाइक
टर्नरी एक्सप्रेशन भी हो सकता है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो अगर मैं यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बनाना चाहूँ, तो देखो मैंने लूप चलाया 5 बार और यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट कर दिया एंटर वैल्यू। अब लूप चलेगा पहली बार, आई की वैल्यू 0। मैंने कहीं इस एक्सप्रेशन में आई का यूज ही नहीं करा, मैंने ये एक्सप्रेशन यूजर से इनपुट लेने वाला कोड लिख दिया। तो ये चलेगा तो इनपुट आएगा। अब इनपुट जो आएगा वो किसी वेरिएबल में नहीं जाएगा, सीधा लिस्ट में जाकर क्या होगा, अपेंड हमारा हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, फिर हमारा इनपुट आएगा, अपेंड होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका एंटर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का मैंने बना। यही काम आपने अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, तो वहां पर 5 लाइन लिखनी पड़ी थी, यहाँ पर 1 लाइन भी काम होगा। ये जो एक्सप्रेशन है, ये कोई एक टर्नरी एक्सप्रेशन भी हो सकता है। टर्नरी एक्सप्रेशन हो सकता है का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि आई की वैल्यू जब आपका 1 से लेके 5 तक आ रही थी, तो अगर आई की वैल्यू इवन है तो हम स्क्वायर करेंगे, और अगर आई की वैल्यू ऑड है तो एज इट इज लिस्ट में ऐड करेंगे। अगर मगर यानी ये फेल्स वाली बात आ गई। तो ये जो टर्नरी एक्सप्रेशन है, हम इसमें इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इफ ith वैल्यू इवन है, तो अगर ये इवन है तो हम क्या रन करना चाहते हैं, स्क्वायर आई का पावर 2, तो ये एक्सप्रेशन रन होगा। अगर ये ऑड है यानी कि एल्स, तो हम आई को एज इट इज अपेंड करना चाहते हैं। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि अब आई की वैल्यू जो भी आएगी उसके लिए पहले ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये ट्रू आई तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा और फिर जो रिजल्ट बनेगा वो अपेंड होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये वाला पार्ट चलेगा, और इसमें तो आपने कुछ करा ही नहीं है, एज इट इज आई को एक एक्सप्रेशन मान लिया है और वही आई की वैल्यू जाके लिस्ट में अपेंड हो जाएगी। तो अब बताओ जरा सोचकर कि लिस्ट, इस वाली लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज आएंगी। One, two, three, six, 15. बाकी जो होगा वो आपके सामने होगा। एंटर वैल्यू, ये तो दूसरी वाली है। तो इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन में ये वाला काम भी कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा एक्सटेंशन मतलब स्टेटमेंट हो तो नहीं लिख सकते। नहीं, यहाँ पर जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन वो टर्नरी एक्सप्रेशन या जो भी है वो एक सिंगल एक्सप्रेशन में इनकैप्सुलेट हो जाना है। अब एक से ज्यादा होगा तो आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि मैं इस एल्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको फिर से टर्नरी बना सकता हूँ। नहीं, जैसे इनपुट भी करना है ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट हो गए जैसे फॉर, तो वो नहीं कर सकती। लॉजिक बताओ। नहीं, जैसे सिंपल में लिखते हैं कि इनपुट भी करना है और स्क्वायर भी करना है। इनपुट भी करना है और स्क्वायर भी करना है, तो दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे ना। ये जो आया रिजल्ट, इस रिजल्ट के साथ इसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे ऐसे लगा के, और जो बनकर आएगी वैल्यू उसी के साथ क्या कर दो, सीधा स्क्वायर कर दो। यानी कि एक साथ पूरा आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। और जैसे और भी 2 बार इनपुट हो गए। नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसके लिए ये शायद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लिख पाओगे जब आपको मैं अपने फंक्शन डिफाइन करना सिखा दूंगा, तो वो सारा कोड एक फंक्शन में लिख दोगे और यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो ये काम हमारा कर रहा हो। तो कस्टम फंक्शन आकर हो सकता है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो फॉर आप बना रहे हो, इस फॉर के आगे भी आप कुछ लिख सकते हो, और इस फॉर के आगे आप क्या लिखते हो, एक फॉर और लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप फॉर के अंदर फॉर लगाओगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेस्टेड फॉर हो जाएगा। ठीक है, एक डिफरेंट सिंटैक्स देखते हैं।
मान लो छोटा कर दिया और यहाँ फिर से फॉर लगा दिया, ये भी चलो इतना ही कर। अब पहले इस लूप आई की वैल्यू 1 के लिए हम चलेंगे। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये नहीं है, अब इसके लिए जो बॉडी है वो ये वाला काम करे। अब आई की वैल्यू 1 के लिए जे का लूप चलेगा 1 पर, जे का लूप चलेगा 2 पर, और जे की हर वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। बताओ आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई मल्टीप्लाई जे कितना आया? 1 इंटू 1 1, लिस्ट में जाके कौन ऐड हो गया? 1। अब पहले नेस्टेड लूप, यानी कि इसको नेस्टेड लूप कह सकते हैं, ये कंप्लीट होगा जे की वैल्यू 2 के लिए, फिर एक्सप्रेशन चलेगा, तो I1 J2 2 हो गया। अब ये खत्म हो गया, अब आई की वैल्यू 2 आएगी, फिर से जे की वैल्यू 1 पे एक्सप्रेशन चलेगा, जे की वैल्यू 2 पर एक्सप्रेशन चलेगा। बताओ क्या रिजल्ट आएगा? 1, 2 के बाद 2, उसके बाद 4। ठीक है, ये रिजल्ट इसका आना। तो सर ऐसे आप कितना और लिख सकते हो, कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना आप आगे यहाँ पर अपना लिख सकते। तो इस तरह से हम अगर इस काम को विदाउट कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो आपको काफी कोड लिखना पड़ जाएगा। चलो, तो इस तरह से ये हमारे कुछ फ्लेवर होते हैं। एक आखिरी फ्लेवर, क्लास खत्म, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हम फॉर के आगे सिर्फ इफ लगा सकते हैं, एल्स नहीं। एक तो है एक्सप्रेशन वाले पार्ट में टर्नरी इफ एल्स, एक होता है कि हम फॉर के आगे भी इफ लगा सकते हैं। क्या मैं लगा रहा हूं वो देखो। इसका मतलब है कि लूप चलेगा, लूप के बाद ये कंडीशन इवेल्युएट हो, अगर ये कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होती है तो एक्सप्रेशन चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स इवेल्युएट होती है तो एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। तो यहां पर इफ के साथ एल्स नहीं लगा सकते, ठीक है, सिर्फ इफ ही आएगा। ठीक है, तो अब बताओ इस लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 2 और 4, क्योंकि 1 3 तो हमारा चलेगा ही। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन के अगर हम देखें तो अलग अलग सिंटैक्स हम लिख सकते हैं। पहला सिंटैक्स ये हो गया, दूसरे सिंटैक्स में हम फॉर के साथ फॉर लगा रहे हैं, तीसरे सिंटैक्स में हम फॉर के साथ इफ लगा रहे हैं। एक्सप्रेशन वाला पार्ट आप कितना भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, जितना आपको आता है उतना कॉम्प्लेक्स आप इसे कर सकते हैं। चलो, लिस्ट के ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को दूंगा आपके लिए, उनको करिएगा। आज इतना ही, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगेन कॉम्प्रिहेंशन किसी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल नहीं करता है। जिसको कंट्रोलिंग आ जाए वो कॉम्प्रिहेंशन की आदत डाले, और जिसको कंट्रोलिंग नहीं हो रही है तो वो नॉर्मल अप्रोच से, जिस काम को कॉम्प्रिहेंशन से किया जा रहा है आप नॉर्मल अप्रोच से ही करो। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा फिर आप अपने आप कॉम्प्रिहेंशन पर चले जाओ।